गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीकम्पोजिशन। तो देखते हैं डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं हम लोग। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस like CO2, H2O and nutrient. This whole process is called decomposition. जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में टूटना क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में आते हैं। उनका सिंपल फॉर्म में टूटना, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड करता है तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में टूटता है, जैसे CO2 के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में या न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। तो उसको उस ब्रेक डाउन, उस प्रोसेस को हम लोग डीकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम, उसमें प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, सब जो है वो डिकम्पोजर के द्वारा सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उसी प्रोसेस को जो डिकम्पोजर इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में तोड़ता है, वही प्रोसेस आपका डीकम्पोजिशन कहलाता है। It helps in recycling of biogeochemical and creating a space for new generation. अगर डीकम्पोजिशन नहीं हो तो क्या होगा? अगर डीकम्पोजिशन नहीं होता, जो भी सब्सटेंस अर्थ पे है वो सब पड़ा का पड़ा रह जाता। तो डीकम्पोजिशन क्या करता है? उस सब्सटेंस को पुनः जो है रिसाइकल कर देता है। जैसे हम लोग देखे थे डिकम्पोजर जो है डिकम्पोज करके उसको न्यूट्रिएंट के फॉर्म में तोड़ा था और न्यूट्रिएंट को पुनः जो है प्रोड्यूसर ऑब्जर्व किया था, लिया था। तो वो क्या किया? उसको रिसाइकल किया और उसको जब डिकम्पोज कर दिया तो न्यू क्रिएट क्या न्यू जनरेशन के लिए जो स्पेस क्रिएट किया। तो डिकम्पोजिशन हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे इकोसिस्टम के लिए। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस इन्वॉल्व। डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो कैसे कैसे होता है, क्या क्या इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहला जो आया है डिट्राइटस। डिट्राइटस क्या होता है? इट इज अ डेड पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का क्या? लीव्स, बार्क, फ्लावर एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फेकल मैटर। फेकल मैटर तक को हम लोग क्या बोलते हैं? डिट्राइटस। डेड पार्ट ऑफ प्लांट, जब प्लांट डेड कर जाता है या पत्ती सूख के गिरती है ना, उसका छाल गिरता है, फ्लावर गिरता है, तो वो सब जो है डिट्राइटस कहलाएगा। या हम लोग डेड ऑर्गेनिज्म या हम लोग का फेकल मैटर ये सब जो है वो डिट्राइटस कहलाता है। अब यही आ गया सेकेंड टर्म डिट्रीवोरस। ये क्या होता है? तो जो डिट्राइटस को क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा सिंपल फॉर्म में, है ना। जैसे लीव्स डिट्राइटस हुआ तो इसको, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेगा और इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा, उसको हम लोग उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिट्रीवोरस कहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डिट्राइटस, जो डिट्राइटस पे फीड करेगा एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? डिट्रीवोरस। ठीक है, क्या किया? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो क्या किया? फीड किया डिट्राइटस पे। जो भी ऑर्गेनिज्म डेड किया, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वो डेड करेगा, पूरा जो है खत्म हो जाता है, सड़ने लगता है।
तो उसको सड़ाने का काम जो किया वो तो डेड ऑर्गेनिज्म जो डिट्रस कहलाया, और उसको सड़ाने का काम जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया वो आपका डिट्रीबोरस कहलाया। तो स्मॉल पार्ट में उसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिट्रीबोरस। इसका एक सिंपल एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, अर्थवर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है उसको हम लोग फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड। तो फार्मर फ्रेंड इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी आपके खेत पे या आपके अगल बगल जितना भी जो डिट्रस होता है, पत्तियां सड़ के गिरती हैं और भी जो चीज़ है ऑर्गेनिक मैटर जितना भी आता है उसको ये क्या करता है, धीरे धीरे सड़ा देता है। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिट्रीबोरस बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। देख लीजिए, वहां हम लोग देखे थे कि उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, डिट्रीबोरस, लेकिन यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, उस प्रोसेस को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीचिंग। ये क्या होता है, तो द प्रोसेस इन विच वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू सॉइल, वो कहाँ चला गया, सॉइल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनेबल सॉल्ट, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन हुआ है ना, तो वो जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। डिकम्पोज होने के बाद जब डिट्राइटस उस पर एक्ट किया, डिट्रीबोरस सॉरी एक्ट किया, तो उसको जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में तोड़ा और वो जो है कहाँ चला गया, सॉइल में, और सॉइल में जा करके उसके साथ मिल गया, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, द प्रोसेस इन विच बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रीगेट्स डिट्रस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, ये चीज हम लोग पीछे भी देखे थे, है ना, कि वो जो है सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा डिट्रीबोरस, तो वहां पे डिट्रीबोरस तोड़ रहा था उस ऑर्गेनिज्म को। अब वो ऑर्गेनिज्म, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या फंगस, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। ध्यान देने लायक बात है, एंजाइम वो इसको तोड़ेगा डिट्रस को, किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, है ना, कैटाबॉलिज्म। ऐसे भी आप लोग पीछे भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, हम भी फर्स्ट ईयर में बताएं, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, है ना, इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। चलिए, अब जो है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर amorphous substance, dark color amorphous substance called humus, and that is highly resistant to microbial action and under decomposition at slow rate. अब देखिए, accumulation of dark color amorphous substance called humus, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे अर्थवर्म एक्ट करता है या उस तरह का जगह जहाँ पे काफ़ी जो है वो बैक्टीरियल या फंगल ये रहता है, वहाँ पे एक आपको डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस दिखेगा। जैसे तैसे मतलब काफ़ी जो है वो थोड़ा डार्क कलर में दिखेगा, जिसको हम लोग जो है ऑर्गेनिक खाद भी बोलते हैं। तो उस तरह के सब्सटेंस को वो जो टूटता है उसको ह्यूमस बोलते हैं हम लोग, और वो जो है काफ़ी रेसिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, और वहाँ का डिकम्पोजिशन रेट भी काफ़ी स्लो होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रीगेट्स बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, प्रोसेस इज नॉन एज मिनरलाइजेशन। यानी कि ह्यूमस जो एमोर्फस सब्सटेंस कलरलेस डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस था, जिसको हम लोग ह्यूमस बोले थे, वो क्या करेगा, किसी माइक्रोब्स के द्वारा और टूट जाएगा,
और ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और रिलीज करेगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन। तो ये इतना टर्म जो है, इतना प्रोसेस जो है आपका इन्वॉल्व होता है डीकम्पोजिशन में। अब कुछ हम लोग देखेंगे टर्म, जैसे रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, है ना। डीकम्पोजिशन रेट आने की किस पे डिपेंड होता है? जैसे ये सारा प्रोसेस जो है, जो टूटने का काम करता है, वो क्या हर एक कंडीशन में टूटेगा कि इसके लिए कुछ फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन होता है? तो हम लोग देखते हैं कि डीकम्पोजिशन का रेट हाई कब होता है? जब टेम्परेचर जो है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास रहे, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या रहे? मॉइस्चर, है ना। इन्वायरमेंट में रहना चाहिए क्या? मॉइस्चर रहे, ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। पीएच जो है आपका, पीएच वो आपका या तो न्यूट्रल होना चाहिए या अल्कलाइन होना चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में भी आपका डिकम्पोजिशन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद कंपोजिशन, जो चीज़ आपका डिकम्पोज हो रहा है उसका कंपोजिशन क्या है उसमें डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, अगर उसमें काइटिन या कुछ और सेलुलोज रहे तो डिकम्पोजिशन रेट कम होगा। जैसे हम लोग देखते हैं क्या, जैसे काइटिन, लाइग्निन, सेलुलोज, ये सब का जो है डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। जहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है वहाँ ऑक्सीजन होना जरूरी है, एरोबिक प्रोसेस, क्योंकि डिकम्पोजिशन आपका सबसे ज़्यादा एरोबिक प्रोसेस में होता है ना। एरोबिक इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है। तो हम लोग देखें ये सब फैक्टर जो है वो बोल सकता है कि अफेक्ट करता है किसको? डिकम्पोजिशन को। अगर हाई टेम्परेचर रहा तो डिकम्पोजिशन कम होगा, लो टेम्परेचर रहा तो भी डिकम्पोजिशन कम होगा। इसीलिए आप लोग फ्रिज में जब किसी चीज़ को रख देते हैं तो वो आपका सड़ता जल्दी सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर आपका कम है। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। फूड सोर्स या देयर सोर्स ऑफ फूड, है ना, देयर सोर्स ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है एक स्पेसिफिक प्लेस अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्स इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। अगर हम लोग नेचर में देखें, अभी कैसे इसको हम दिखाएंगे, अभी नेचर में देखें तो 3 फूड ट्रॉफिक लेवल है, फूड के अकॉर्डिंग ही होता है तो 3 है। पहला क्या है आपका, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो आपका आता है प्रोड्यूसर, है ना। प्रोड्यूसर जो है वो आपका क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। और ये इसका फूड का सोर्स क्या है? सनलाइट, एटमॉस्फेयर का CO2, है ना, सॉइल से जो मिनरल्स और वाटर आता है सो वो उसका फूड सोर्स हो गया। तो ये इसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर ये आपका फर्स्ट फूड सोर्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। सेकेंड आपका आता है कंज्यूमर। फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड कंज्यूमर। कंज्यूमर का फूड सोर्स क्या होता है? प्रोड्यूसर, है ना। हम लोग देखे थे पीछे क्लास में कि कंज्यूमर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होता है? प्रोड्यूसर पे। तो इसका फूड सोर्स प्रोड्यूसर, तो ये सेकेंड हो गया। और हम लोग थर्ड देखते हैं डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये आपका थर्ड, फर्स्ट हो गया प्रोड्यूसर, सेकेंड कंज्यूमर और थर्ड डिकम्पोजर। ये आपका 3 ट्रॉफिक लेवल है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग क्रॉप्स। एक टर्म है, इसको हम लोग देखते हैं। ट्रॉफिक लेवल, है ना, हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल्स एट पार्टिकुलर
टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्रॉप्स। इसी को हम लोग स्टैंडिंग प्रॉप्स बोलते हैं। बच्चों आप लोग लेक्चर के साथ एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि सारा टॉपिक हम लोग एनसीईआरटी से डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी को जितना पढ़िएगा उतना समझ में आएगा आप लोगों को। और हाँ, जो फर्स्ट लेक्चर था इकोसिस्टम का, जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम और रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम दिखाए थे, जो बताए थे, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारा जो आपका बेस था पूरे चैप्टर का वो वहीं पे था, है ना। चलिए, तो आज हम लोग का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।